अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में बेनोई की फायरिंग से 2 बरादर निस्बती जख्मी हो गए। ये वाक़या क्यों कर पेश आया, किसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या मुलजिमान को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है और जो ज़ख्मी हुए हैं उनका इस वाक़े के हवाले से क्या कहना है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। हाल ही में किला गुजर सिंह के इलाके में एक वाक़या पेश आया जिसकी सीसीटीवी भी मंजर यहाँ पे, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान वो फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो ज़मीन पर गिरता दिखाई देता है और उसके बाद जो फरार होने वाला शख्स है वो दोबारा से गिरने वाले शख्स के ऊपर फायरिंग करता है और उसकी जो फायरिंग है वो उसकी कोशिश है कि वो टांगों के ऊपर फायर करे और वो फिर उसके बाद फरार हो जाता है। ये सीसीटीवी मंजर आम पे आई, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की, मुकदमा दर्ज किया। इस टाइम वो जो सीसीटीवी में नज़र आने वाले शख्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऊपर किसने फायरिंग की, क्या इनके साथ ये कोई दुश्मनी चली आ रही थी, जिसने फायरिंग की उसके साथ इनका क्या ताल्लुक है, अब मुकदमा दर्ज करने के बाद क्या आगे पेशरफ्त हो रही है, और जो फायरिंग करने वाली वीडियो है उसके अंदर तो आपको एक बंदा जख्मी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस नज़र आने वाले शख्स से पहले भी एक शख्स को जो था वो जख्मी किया गया था और उनके साथ इनका क्या ताल्लुक है। दोनों जख्मी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये वाक़या कैसे पेश आया और किसने ये वाक़या किया। भाई एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका नाम? मेरा नाम अली अरशद। अली, सीसीटीवी आती है कि किला गुजर सिंह के इलाके में फायरिंग हुई है, 2 अफराद जख्मी हो गए, फिर वो सीसीटीवी मंजर आम पे आई और उसके अंदर देखा जा सकता है कि एक शलवार कमीज में मलबूस शख्स जो है वो फायरिंग कर रहा है। क्या वाक़या क्या हुआ था, वो कौन है बंदा? सर ये असल में इरफान सलीम है, इसका नाम उर्फ इफ़ी है। ये हमारे पास दुकान पे, ये मेरा बेनोई भी लगता है, बेनोई भी लगता है, मेरी खाला का बेटा भी आई और मेरे ताया का बेटा भी है। उसमें ये हुआ कि ये इसका बड़ा भाई जो है ना वकील जवेद सलीम, ये हमारे घर आया तकरीबन इस वाक़े से तकरीबन कोई दो माह पहले आया। इसने कहा जी कि ना मेरा भाई, ये दुकान हमारे पास है, उसमें एक साइड पे ये मेरा भाई है, ये मेरा फास्ट फूड का काम है और ये छोटा भाई मेरा मोबाइलों का काम करता है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। सीसीटीवी में जो नजर आ रहे हैं वो आप हैं या ये हैं? सीसीटीवी उसमें ये आया, ये इनकी टांगों पे गोलियां मार, इसकी फुटेज सामने ये मुझे इससे मस्जिद के पास फायर मारे हैं, उसकी फुटेज नहीं आई। अच्छा। ये हमारे पास दुकान पे आया, आके ना उसने हमारे घर आया पहले, इसका बड़ा भाई, उसने कहा जी इसको ना दुकान में जगह देते हैं, ये अंदर बैठ के इसने अपना प्रॉपर्टी का करना, तो ये बाकी आप अपना जो भी काम आप अपना करते रहे, बस इसने अपना ऑफिस बनाना। हमने इसको दुकान में, मैंने कहा चलो ठीक है, ये अगर बैठता, इसके पास कोई काम नहीं, इसको जगह दे दो। हमने इसको जगह दे दी। उसके बाद इसने क्या किया कि जी ये दुकान में इसने 1-2 फ्लैक्सें वगैरह लगाई हैं, अंदर अपनी चेयर वगैरह अंदर रख के दुकान में चला गया। बाद में 1-2 दिन गुजरे हैं, संडे वाला दिन गुजरे और मंडे वाले दिन इसने आके ना दुकान पे हमारी आके इसने, दुकान बंद थी, चाबी हमारे पास थी, तो इसने मुझे फ़ोन किया कि दुकान पे आओ। मैं दुकान पे गया हूँ, दुकान पे जाते साथ ही इसने मैंने जब देखा दुकान पे इसने एक फटा रखा हुआ है, उसके ऊपर फ्रूट के इसने ना को 3-4 लगाई हुई पेटियाँ वगैरह रखी हुई थी। उसके बाद साथ ही इसने क्या किया जी, मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई ये क्या है? कहता जी ये मैंने फ्रूट लगाया। मैंने कहा यार आपकी तो अंदर जगह, आपकी तो बाहर लिंक ही कोई नहीं है इस चीज़ के साथ। नहीं मैंने ये फ्रूट का किया, ये आप अपना काउंटर इधर कर लो, ये उस्मान, ये भाई ये मेरा छोटा, ये अपना ये काउंटर इस साइड पे लगा ले, उस साइड पे लगा ले, ये इस तरह ही हरकतें की। इतने में क्या हुआ कि मैंने अपने ना वो ये मामला चल रहे थे, इसने ना वो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा जी ये आप ज़रा दुकान पे आओ, दुकान पे आके देखो यार, अगर आपका काउंटर कहीं एडजस्ट होता तो कर लो, कोई बात नहीं, अगर ये ऐसे लगा रहा तो। इसने ना हमारे साथ ना इसने बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलोची शुरू कर दी। साथ ही इसका ना भाई जो बड़ा जवेद सलीम वो भी आ गया मौके पर, उसी टाइम आ गया। इन्होंने वहाँ पे वाई फायरिंग करके ना इन्होंने हमारे पे ना इन्होंने ना उल्टा पर्चा करवा दिया, इन्होंने मेरे पे और मेरे भाई पे उस्मान अरशद पे इन्होंने 324 का पर्चा करवा दिया। अच्छा। जिसमें मैं 1 हफ्ता अंदर रह गया। उस्मान को वहाँ पे लोगों ने भगा दिया कि यार ये इन्होंने क्या कर दिया, ये उस्मान भाग गया वहाँ से मौके। इन्होंने उस्मान पे भी मेरे पे भी इन्होंने पर्चा करवा दिया दोनों को। साथ ही
ये पर्चा करवा दी इन्होंने हम दोनों भाइयों पे। उस्मान उस टाइम चला गया, ये इसने अपनी दूसरे दिन जमानत करवा ली। मुझे तकरीबन इन्होंने फिर पकड़े के मौके थाने में भी इन्होंने मुझे टॉर्चर करवाया, इन्होंने वहाँ से थाने में इन्होंने मुझे तंग किया। उसके बाद फिर मैं जेल चला गया। जेल तकरीबन मैं 1 हफ्ता रह के आया। यानी कि इन्होंने मुझे नजायज़ इन्होंने जेल में मुझे 1 हफ्ता कैसी हुई इतनी जल्दी आपकी 324 में? 324 में मेरी ज़मानत होगी ना, बाइक की कच्ची ज़मानत होगी मेरी, फिर वो ज़मानत होगी उसमें। उसके बाद हमने ना इनका ना मेडिकल चैलेंज कर दिया इनका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना वहाँ पे फायरिंग करके दुकान पे इन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया। इन्होंने कोई चीज़ मार के ना अपनी थाई पे कि जी मुझे जख्म आ गया जी, ये इन्होंने मेरे पे गोली चला दी, जख्मी कर लिया इन्होंने अपने। उसके बाद हमने इनका मेडिकल चैलेंज कर दिया। अब मेडिकल चैलेंज जब इनका हुआ ना, उसके बाद इन्होंने ना हमें ना टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि जी ये जो है ना ये अपना ये मेडिकल चैलेंज कर दिया, इनको मैं तंग करूँगा। तो क्योंकि उसमें आना ही नहीं था, कुछ हुआ, कुछ लगा होता तो आना था ना कि इसको कुछ हुआ है, जख्मी हुआ या कुछ भी हुआ। तो ये हमें अब धमकियाँ दे रहा था कि जी मुझे दुकान, यानी कि मैंने दुकान अपना सामान उठाओ। मैंने इसने दुकान है किसकी? दुकान हमारी ज्वाइंट है, हमारी यानी कि हमारी मुश्तरका है, मेरे दादा की तरफ से। किराए पे है या अपनी है हमारी? अच्छा, खानदानी विरासत में है हमारी। तो उसमें यह है कि इनके पास ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर इनके पास है, वो इन्होंने वहाँ पे ताला लगाया हुआ है। तो हमारे पास नीचे दुकान थी, तो उस ये अब दुकान में थे कि मुझे हमें आधी दुकान दो, यानी कि कब्जे के चक्कर में थे कि ये हमें कब्जा करना अपने दुकान पे। तो अब ये जैसे ही हमने इनका मेडिकल चैलेंज किया, उसके बाद इन्होंने हमें धमकी देना शुरू कर दी कि वो हमारा जो है ना वो इस तरह मामला चाहेंगे। हमें था कि ये धमकी दे रहा है, कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएगा ये। तो आपकी बहन की, यानी आपकी बहन इस शख्स के साथ है, कभी आपकी बहन को इसने कुछ बात वगैरह नहीं बताई? क्या मसला क्या? उनको थ्रेट कर रहा था कि जी अपने भाइयों से मुझे आधी दुकान लेके दो। ये पहले उनको कर रहा था, वो नहीं इससे कर, यहाँ तक कि इसके अपने वालिद साहब को भी ये कह रहा था कि मुझे इनसे हाली दुकान करवा के दो। ये हमारे ये जो दुकान है, इसके साथ मेरे दादा की तरफ से हमारी प्रॉपर्टी थी, उसमें से इसके वालिद साहब ने वो प्रॉपर्टी बेच के, यानी कि उसका केस चल रहा था, इसके वालिद साहब ने वो किसी पार्टी के साथ ना यानी कि कंप्रोमाइज़ करके ना उनको ये बेच दी थी जगह। उसमें से इसके वालिद साहब ने तब पैसे ले लिए थे। इस प्रॉपर्टी में इनकी कोई, यानी कि हमारे आपस में था कोई, इन्होंने उसमें से अपने पैसे ले लिए हुए थे। अब ये हमें मेरी सिस्टर की तरफ से तंग कर रहे थे कि आप हमें आधी दुकान लेके दो। अब जब इस तरह मामला नहीं हल हो रहा था, फिर इसने अपना, इसका जो बड़ा भाई वकील है वो इसको फुल सपोर्ट करता है। वो यहाँ तक ये इसका ये मामला नहीं है, इसके यहाँ पे हमारे किला गुजर सिंह में जो है ना, वो कई जगह पे उसके लड़ाई झगड़े हुई। जब हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी, इनकी यहाँ पे शॉप थी किला गुजर सिंह में, इसके यहाँ पे भी यही थे कि इसके शुरू में लड़ाई झगड़े होते थे, ठीक है। तो ये इसकी पूरी पैरवी करता था। तो उसमें था कि हमने सिस्टर की शादी कर दी, चलो दुकान पे बैठता है, ठीक हो जाएगा, चलो मामले ठीक हो जाएंगे। उसके बाद बल्कि इसने ये हुआ कि इसने बाज़ार में ना कुछ 2-3 लड़कों, एक इमरान मकैना का लड़का, उसको फायर मारी। एक नफर रली है वो यहाँ पे, वो बड़े भाई कहते हैं उनको, वो ना बड़े अच्छे बंदे हैं वो, तो उनको इसने फायर मारा। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी इसके भाई ने इसकी पूरी पैरवी की है। उस रोज़ क्या हुआ? अच्छा, यानी कि ये पुराना मुजरिम था इन कामों में। इसका मेन है कि इसका भाई जो सा बड़ा ना वकील जो है, वो इसको पूरी सपोर्ट करता है। तो अभी इस वकूवे में ये हुआ कि हम उस दिन तारीख पे जा रहे थे, जब जो आपके लोगों के ऊपर 324 का पर्चा, उसकी तारीख थी, ठीक है। हम तारीख पे जा रहे थे, तो ये वहाँ पे मस्जिद के साथ छुपा हुआ था, दीवार के साथ। जैसे पीछे मेरा भाई उस्मान अरशद ये बाइक पे मेरे साथ पीछे बैठा हुआ था, बाइक ऐसे सामने है, तो इसने आते साथ ही ना बाइक हमारे पर फायरिंग कर दी। वो 3 फायर मेरी बाइक पे लगी है, वो थाने में 3 बाइक मेरी बाइक पे लगे हैं। 2 फायर मेरे उसी टाइम मेरे घुटने पे लगे हैं, यहाँ पे ये मेरे सीरियस लगे हुए हैं, ये घुटने पे लगे हैं। एक ये पक्का शूट, इसने पक्के निशाने मारे, ये पक्का, इसने ये पहले भी करता है ये क्राइम, इसको पता है ये कहाँ पे मारने हैं। इसने पहले मेरे 2 फायर यहाँ पे घुटने पे मारे हैं, 1 फायर इसने मेरी टांग पे मारा है, ये एडी के पास, ये मेरी एडी नहीं चल रही सही, यहाँ पे इसने मारा फायर मेरा एक। तो ये इसने 3 मुझे मारे, 2 मेरे भाई को उसी टाइम इसने मारे हैं, 2 उसको उसने नीचे मारे हैं, एक ऊपर मस्जिद की दीवार में भी लगे हुए हैं फायर। आप देखेंगे वो उसने इसको मारने के लिए मारे हुए हैं, वो ऊंचे फायर लगे हुए हैं वो। उसके बाद ये हुआ कि ये हेलमेट पकड़ के मेरे पीछे बैठा था, इसने फिर हेलमेट के साथ ना उसको डराया कि ये भाग जाएगी, ये इसे मैं इसने हेलमेट मारे उसको, 2-3 हेलमेट मारे हैं। फिर उसने इतने में ना दूसरा मैगजीन डाल के उस दौरान ये चला गया, वो कैमरे की रेंज में चला गया, जिसकी वो फुटेज आई हुई है सामने। उसमें जाके इसने उसको फायर मारे हैं, उसके साथ ये गिरे हुए को फिर इसने ऊपर 3 फायर मारे हैं, मार के फिर ये दूसरी साइड पे भाग गए। इसके साथ 3 बंदे और थे। अच्छा। जिसको पुलिस ने एफआईआर में नामजद नहीं किया ना। इसके पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर में नामजद किया? पुलिस में सर ये उस टाइम जब ये वकूआ आया, ये इसकी हालत ठीक नहीं थी, पुलिस ने जल्दी से इसका ना बयान लेकर ना उन्होंने एफआईआर करने की है, ठीक है।
हालांकि उस टाइम पे इसके साथ जब ये फायर मार के भागे, हमें तो सही तरह पता भी नहीं था कि कौन कौन इसके साथ आया हुआ है। यानी कि ऐसे वकूआ है, घंटे डेढ़ बाद उन्होंने FIR कर दिया, ये हमें पता भी नहीं कि हम तो जख्मी थे उस हालत में। तो इसके साथ एक लड़का ये बाइक पे पीछे खड़ा करके आया हुआ था। वो मस्जिद के इसकी कोशिश ये थी कि मैं कैमरे की रेंज में, इसको पता था वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है कि मस्जिद की रेंज में मैं इतने से मैं इन दोनों भाइयों को फायर मार के वहीं से पीछे भाग जाऊँ। पीछे ये लड़का बाइक पे खड़ा करके आया हुआ था। उसके साथ ये जब इसने फायर मारे ना, तो फिर ये जब ये मेरे भाई के साथ इसकी हुई है, ये हुआ है मामला, तो ये आगे कैमरे की रेंज में आ गया। फिर ये दूसरी साइड से भागा है, फिर इसने वहाँ से लड़के को आवाज़ दी है, लड़का वहाँ पे बाइक लेके आया, ये उसके साथ बाइक पे बैठ के निकल गया। हमारे घर को ना असल में लगते हैं 2 रास्ते थे। ये 2 लड़के दूसरी साइड पे भी खड़े करके आया हुआ था कि अगर ये यहाँ से जाएंगे तो वो मारेंगे, यहाँ से जाएंगे तो मैं मारूंगा। तो वजह सिर्फ दुकान है, आप वजह सिर्फ हमारी, इसके अलावा कोई वजह? दुकान पे ये कब्जे के लिए हमें तंग कर रहा है। लेकिन दुकान तो विरासती आप लोगों की तो है नहीं, तो कब्जा कैसे कर सकता है? कब्जा बस वो कर रहा है हमारे, वो दादा की तरफ से हमें वो दादा की तरफ से वो मिली हुई है कि ये इनकी है। तो पर्चा आपने करवाया या इरफान ने करवाया? जी, पर्चा आपने, आपकी मुदैयत में या भाई की? भाई की मुदैयत में। भाई। यार आप बताइएगा, आप तो CCTV में नजर भी आ रहे हैं, जब आपके भाई को उसने गोलियां मारी तो आप पीछे क्यों भागे? सर मैं पीछे नहीं भागा, जैसे इसने मेरे भाई को फायर मारे, भाई मौके पे गिरा, मैंने इसको हेलमेट थ्रो किया। इसने मेरी तरफ जैसे फायर किया तो वो मस्जिद की दीवार पे लगे हैं। जैसे मैंने देखा कि अब मेरे पे अटैक आ रहा है, मैंने हेलमेट थ्रो किया, इसको हेलमेट लगाया और ये पीछे सीढ़ियाँ थी, उसके साथ इसका पाँव टकराया। ये थोड़ा सा ना वहाँ से डगमगाया और ये ऐसे थोड़ा पीछे हुआ। मैं इसे पीछे करता रहूँ कि मेरी कोशिश थी कि ये पीछे जाए मेरे भाई से ना, कि ये और मजीद ना मारे। उसी दौरान ये इसने इसके मैगजीन ख़त्म हुआ, इसने दूसरा मैगजीन लोड किया और ये कैमरे की रेंज में आया। जब आपने देखा कि जब ये मैगजीन लोड कर रहा था ना, तो मैं इसको आपने देखा होगा कि मैं इसको पकड़ने की कोशिश की है और उसी दौरान में इसका दूसरा मैगजीन लोड हो गया और मेरा पाँव आगे जाके थोड़ा सा स्लिप हुआ है, जहाँ से इसने दोबारा मुझे फायर मारा, जिससे मैं गिर गया हूँ। मैं गिरा हूँ और इसने ऊपर खड़े होकर मजीद फायर मारे। आपके भाई को उसने 3 फायर मारे, आपको कितने फायर लगे? मुझे 7 फायर लगे हैं। सारे टांगों पे मारे? जी, सारे टांगों पे लगे हैं। एक मुझे बल्कि हिप के पास लगा हुआ है, एक वो, और एक इस साइड पे ना थाई पे, वो बिल्कुल काफ़ी यानी कि सीरियस लगा है। वो उन्होंने ऑपरेट के जरिए निकाले हैं। तो हालत कैसी है अब आपकी टांगों की? हालत क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरा ना राइट फुट जो है वो तो फिलहाल मूव नहीं कर रहा। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी ना हो सकता है आपकी महीने बाद, अगर हो सकता है आपकी ना 1-2 सर्जरी हो। तो वो काफ़ी ना यानी कि राइट लेग जो है ना, उसमें 5 फायर लगे हुए हैं। वो राइट लेग जो है उसकी काफ़ी सीरियस है, ये मूव भी नहीं होती जल्दी ना। अगर मूव करने की कोशिश भी करूँ ना मैं, तो काफ़ी पेन होती है। और दूसरी टांग जिस पे 2 लगे? दूसरी थोड़ी कदरे बेहतर है। तो मुकदमा आपने किन किन लोगों के खिलाफ दर्ज कराया? या एक पुलिस ने, मैंने पुलिस को कहा भी है कि मैं भी बयान नहीं दे सकता, आप वेट करें, मैं आपको जब बुलाना का हम बुला लेंगे। पुलिस कहे नहीं ये कानूनी कार्रवाई है, फटाफट करे जो बंदा था ये, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। मैं तो हॉस्पिटल में, यहाँ से महल्लेदार हमें उठा के हॉस्पिटल ले गए, हमें तो पता नहीं है कि कौन कौन था, क्या क्या था। वो तो जब बाद में पता लगा, जब उधर मिलने आए महल्लेदार, तो उन्होंने भी बताया कि जी इसने ऐसे वहाँ पे बंदा मौजूद था, ये उसके साथ बाइक पे बैठ के निकला, इसको लोगों ने देखा भी है, महल्लेदारों ने कि ये लड़के के साथ ऐसे बाइक पे बैठ के निकला वहाँ से। ये खुद कहाँ पे रहता है मुलजिम? ये खुद रहता है बिमिया पाकदामन में ना, गली नंबर 20 है, मकान नंबर 34, महमूद बेग है, उसके बिल्कुल अपोजिट इसका घर है। तो आप लोगों की बहन की शादी से कितना अर्सा पहले हुई थी? वो तकरीबन 12 साल हुए हैं। तो जैसे आपके भाई कह रहे हैं कि शादी से पहले भी लड़ाई झगड़े वगैरह करता था, फिर आप लोगों ने शादी क्यों की जब इसका इस तरह का करैक्टर था? तब ना इनकी ना किला गुरु सिंह में ही यहाँ पे ना इसके वालिद साहब की शॉप थी बेकरी की, तो ये वहाँ पे बैठता था। हमारे बड़ों के और कुछ घर के हालात ऐसे थे कि चलो सादगी से ना, कि चलो घर की बात है, हो सकता है शादी करके तो सुधर जाए, लेकिन शादी करके वो मामला मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते गए। और ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो बात यहाँ तक आ गई कि इसने यहाँ पे इसकी लड़ाई हुई, तो इसने, वो भाई ने भी बताया कि वो बड़ा भाई जो से थे जफर साहब, उनकी टांग पे भी फायर मारे। फिर वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी। वो इमरान भाई हैं, वो बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, क्योंकि मैं उनको तो अब तो आप लोगों की जैसे बहन भी हैं उसकी तरफ, तो वो तो आप लोगों को और ब्लैकमेल भी करेगा, प्रेशराइज। बहन को तो उन्होंने घर भेज दिया हुआ है। जिस दिन उन्होंने हमें फायर मारे हैं, उसके 1-2 दिन तो उन्हें, मेरे ख्याल से उसने खाना तक भी नहीं दिया। उसकी छोटी बच्ची है 11 साल की, वो भी बाजी ना साथ ले आई हैं। उसने कहा जी इसको भी ले जाओ, बाकी 2 छोटे बच्चे थे उनको नहीं भेजा। वो कहता जी इनको मैंने रखना, मैंने नहीं देना, तो ये सिर्फ तेरे नहीं है।
तो बड़ी बेटी जो सी है वो बल्कि ना अपनी माँ के पाँव पकड़ कर रोना शुरू की, मामा मैंने साथ जाना, मुझे इधर ना छोड़ो। कि घर के हालात इस हद तक बुरे हैं कि ये इरफान सलीम जो है ना, ये घर में इसका भाई इसके साथ रहता था, ऊपर कमरा था इसका। इसने वो समझ लिया कि उसका वो कमरा ना अपना नजायज़ काम के लिए रखा हुआ है। वहाँ पे ये मंशियात वगैरह, नजायज़ असला वगैरह, इस किस्म की जो भी मामलात होते हैं वो सारे वहाँ पे रखता है। वहाँ पे लाके लड़कों की बैठक वगैरह करा, उनसे मीटिंग वगैरह कर, जो भी इस किस्म के मामला होते हैं ना वो करता है। यार आप देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि उसने अब बहन वापस भेज दी है, माइक भेज दी हैं, तो आप लोगों को तो वो इसमें भी ब्लैकमेल करेगा कि यानी नुकसान और रिश्तों में नुकसान डरा सर रिश्तों में नुकसान समझ ले हो गया होगा। उसकी वजह ये है कि हमारी बहन उधर भी थी ना, तो वो उनका कोई हाल नहीं था वहाँ पे। वो बल्कि जो हमें वहाँ पे थी ना, टेंशन थी ना जिस चीज़ की कि जी वो वहाँ पे थ्रेड कर रहा है उनको, वो हमारे घर आ गया। हमें इस चीज़ की टेंशन बल्कि ख़त्म हो गई है कि वो हमारे घर आ गई हैं, कि वो सेव, क्योंकि वहाँ पे रहना भी जो सान वहाँ पे रहने से वो हमारे घर है, वो हमें ज़हनी सुकून हो गया इस तरफ से। क्योंकि एक रिश्तेदारी तब होती है जब रिश्ते का कोई फ़ायदा भी होगी, जब आपके हम कहें कि जी हमारी बहन सुखी है अपने घर में। जब वहाँ पे रह के भी यही मामला रहने, तो फिर उससे बेहतर है कि फिर अपने घर हमारी तरफ रह लें। अब मुलजिम की जानिब से यानी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार वगैरह किया भी किसी? सर वो बेल होगी ना उसकी, पूरी जमानत पे है वो। तो ये है कि अब पुलिस पे है कि पुलिस इसका, तो आप लोग दोनों भाइयों को तो गोली लगी है, तो पैरवी कौन केस की कर रहा है? सर ये मेरा कज़न है, ये मेरा साला भी मेरा ना बड़ा अच्छा बच्चा। ये है इसका नाम है उस्मान अमजद, और इसका बड़ा भैया है हाशिम अमजद। ये यानी कि हम तो अब जख्मी हैं, हम नहीं जा सकते इधर उधर, तो जो पुलिस के पास जो भी जा रहे हैं ये दोनों जा रहे हैं। अब इनको थ्रेट कर रहा है वो, तो उसमें यह है कि इनको कह रहा है कि जी ये इसका जो बड़ा भाई वकील है वो कह रहा है जी उसने इधर उधर लोगों को कहना शुरू कर दिया जी ये मेरे घर के गिर्द जा रहा है, ये वो 2-4 बंदे लेके जा रहा है इधर कर रहा है। उसका मतलब तो फैमिली, क्योंकि रिश्तेदारों में आपकी शादी हुई है, तो वो रिश्तेदारों से कोई बात वगैरह हुई कि वो क्या कहता है, क्या करना चाह रहा है? सर वो कहना तो कुछ कर नहीं, वो अब यही कह रहा है कि जी मैंने इनको नहीं छोड़ना। आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे भी इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरह इसने हमें ज़ख्मी किया हुआ है इसको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून की तरफ से सज़ा मिलनी चाहिए जैसे भी है। सही, बहुत शुक्रिया। आप जख्मियों की गुफ्तगू सुन रहे थे, जैसे इन्होंने बताया कि क्योंकि ये दोनों भाइयों को तो गोलियां लगी हुई और ये बेड रिडन है, तो इनका रिश्तेदार जो है वो केस की पैरवी कर रहा है, उसको धमकियां दे रहे हैं। उससे पूछते हैं कि किस तरह से उसको धमकियां दे रहे हैं, और जब उसको धमकियां दी हैं तो क्या उसने पुलिस और अदालत का दरवाज़ा खटकाया? ये चीज़ें जो केस की पैरवी कर रहा है उससे भी जानते हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि केस की पैरवी कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला वाकये का कि क्या वाकया हुआ है? मैं घर पे सो रहा था तो सुबह कॉल आई है कि सस्ता ना गोलियाँ वगैरह लग गई। हम आए मौके पे पहले देखा ही, लेकिन वो मोहल्लेदार उठा के ले गए। हम हॉस्पिटल गए, जाके देखे मामला जो थे बड़े ख़राब थे। फिर पुलिस आई है, पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही थी। जिस तरह भी मामला चले, वो जो FIR लिखवानी है, ज़ाहिर है जिनको गोलियाँ लगी उन्होंने लिखवाना, हमने तो नहीं पास से लिखवाना कि क्या मामला था, मोहल्लेदारों ने तो लिखवाना। वो उसके बाद मैं पीछे जाता रहूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये है कि उसका भाई बड़ा है, या उसका जो जिसने मारी है इरफान, उसने जो है वो ये कहा है कि जी अब मैं इनकी बारी है, ये पीछे क्यों जा रहे हैं? आपकी? हाँ जी, कि मेरी बारी है कि मैं इसको मारूंगा, या ये लोग सुलह कर लें, सुलहनामा दे दें, मैं नहीं तो इनके तीसरा भाई है एक और, मैं उसको भी मारूंगा। वो इनके तीसरे भाई हैं? हाँ जी, सगे? जी। वो कहाँ होते हैं? वो काम करते ही है। ठीक है। तो ये है कि अब वो इस तरह का थ्रेट, वो इधर नहीं होते, लाहौर नहीं होते? होते लाहौर में ही है, लेकिन वो काम तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं होते। तो इस वजह से वो हमें थ्रेट कर रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूँ, पैरवाई कर रहा हूँ सारी। मैंने ये DSP साहब को भी मैंने पेश हुआ था, मैंने उन्हें बताया था कि DSP किला गुजर सिंह जी, अच्छा, मैं पेश होकर उन्होंने क्या कहा? अपने रीडर को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि इसे बुला के सामने आमने सामने बैठा के उसको खींचेंगे, जो भी मामला करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने बुलाया, मेरा नंबर ले लिया, मेरा नाम ले लिया, मुझे अब तक कॉल नहीं आई। ठीक। फिर मैंने आज सुबह जाके इन्वेस्टिगेशन में इंचार्ज को भी बताया, वो कहते हैं जी पेपर ले जाएं, आप अदालत में पेश करें, या मामला कैसे करें, वो फिर करेंगे जो भी करेंगे। कोई सुन नहीं रहा सही तरह, कोई भी सुन नहीं रहा। लेकिन कल को कोई हो जाता है मामला, वो हमारे पे डालेंगे, वो मेरे पे डालेंगे। तो ये बातें आपको सारे मोहल्लेदार बता रहे हैं, रिश्तेदार बता रहे हैं, कौन बता रहा है? ये रिश्तेदार, ज़ाहिर वो रिश्तेदारों में खड़े होकर, अब वो बाजी को जिस तरह उसने भेजा है, उसने गली में पहले खड़े होकर गालम गलोच, और जिस तरह का वो गंदा इंसान है, उसने वो अपनी गंदी ज़बान बोली वहाँ पे, सारे मोहल्लेदार में वो खड़े हुए, अब रिश्तेदार भी वहाँ पे खड़े हुए थे, किसको निकालो, बाजी को भी भेज दिया घर पे। वहाँ पे भी उसने खड़े होकर कहा कि जी मैं हूँ, एना दीवारी, मैं फायर मार।
और आपके साथ वो सिर्फ ये इसलिए कर रहा है कि आप केस की पैरवी ना करें, आपको केस की पैरवी से हटाने। हाँ जी। वैसे आप क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं? मैं सर केबल, इंटरनेट केबल का काम करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह भाई बता रहे हैं कि ये सिर्फ जायदाद का तनाज़ा है, और लेकिन उसका यानी पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड भी, उसने और लोगों को भी जख्मी किया हुआ है, जी जी। तो अभी पुलिस की जानिब से जो ताख़ीर हो रही है, आपको लगता है कि वो नुकसान कर सकता है मजीद, या अभी वो आपको लगता है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि ख़ानदान भी है, नॉर्मल का तो लगता ही नहीं है। रिश्तेदारों का प्रेशर भी होता है? रिश्तेदारों को है प्रेशर, लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए। हम तो इंसाफ की अपील करें कि हमें इंसाफ मिले। जो ये हाल उसने की है, ये खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे और लग जाती, कोई अभी नबी हो जाती, कौन जिम्मेदार था इस चीज़ का? किसको जाके हम कहते हैं? क्योंकि हमारे ऐसे मामला नहीं है, हम लोग काम करने वाले, काम रोजी रोटी कमाई, घर आए बस। हम कोई हमारे को प्लाजा इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको? जैसे आप कह रहे हैं कि डीएसपी साहब ने भी कुछ नहीं सुना अभी इंचार्ज। तक हमें तो कुछ इंसाफ नजर ही नहीं है। इंसाफ मिलता होता तो उसकी तो जमानत कैंसिल होती, बुरी जमानत पे है, कोई मामला ऐसे होते, वो क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड है, उसको पकड़ते, कोई अंदर करते, उसमें कोई मामला ऐसे करते। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्तेदार तो नहीं आप लोगों को कह रहे कि केस की पैरवी ना करें, जाने दें, घर की बात है? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसों में होता है कि बाद में माफ़ी तलाफी हो जाती है कुछ टाइम के बाद। असल में ऐसा है कि वो उसका रिकॉर्ड ही ऐसा ना गंदा, तो वो कोई भी बीच में नहीं आता। वो हर कोई कहता है गंदा बंदा, हमने गंदा नहीं होना। वो कौन किस मुंह से कोई आएगा हमें कहने के लिए कि सुलह करें? सबको पता ही कैसा था। इंसाफ होता दिखाई देता है? आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा आप लोगों को? क्योंकि वो बता रहे हैं कि उनका भाई जो है वो भी केस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, पहले भी वो केसों पे असरअंदाज होता है। बेसिकली वो वकील है, वो ये सारे दाव पे जानता है, तो इस वजह से जो है ना वो सारी उसकी एमा पे सारा कुछ होता है। तो आप लोग ने अगर उसकी एमा पे सारा कुछ हुआ तो आपने उसको मुकदमे में क्यों अब तक नामजद नहीं किया? सर हमें उन्होंने लिखवाई नहीं ना, एफआईआर तो उन्होंने लिखवानी थी। पुलिस ने मेरी तो एफआईआर नहीं लिखनी थी। अगर मैंने लिखवानी थी मैं तो नामजद करता डायरेक्ट कि उनकी एमा पे हुआ सारा। क्योंकि अब जब भी वो कोई काम करता है, आप देख लें उसका वकील कौन है, उसका भाई है। लेकिन अब वो पुलिस ने नहीं लिखा उसका, ये इसको मामला उन्होंने नामालूम अफराद भी लिखे हैं, लेकिन उन्होंने वो लिखे नहीं है। आप लोगों ने दरखास्त में नामालूम अफराद डाले थे? उन्होंने कहा है, इसने उस्मान अरशद ने कहा है कि नामालूम अफराद भी, लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं है सब कुछ। सही, बहुत शुक्रिया। आप जो मजरूब हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे और जो केस के उनके रिश्तेदार पैरवी कर रहे हैं आप सुन रहे थे। जितने भी हम केसेस करते हैं उसके अंदर मुल्ज़िमान का तो कसूर होता ही होता है, वहाँ पे पुलिस की जो नेगलिजेंस है वो भी बड़ी देखने में आती है। अब आप इनका सुन रहे हैं कि ये ज़ख्मी हालत में अस्पताल पड़े थे, जिस्म पे 7 गोलियां लगी हुई थी, टांगों पे 7 गोलियां लगी हुई थी, और पुलिस ने इनको ज़बरदस्ती इनसे तहरीर ली और मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि ये अपने बहनोई के साथ दीगर लोगों को भी नामजद करना चाहते थे जिनके बारे में इनको शहादतें मिली थी मोहल्ले से कि वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। और अब उसका नतीजा ये है कि सिर्फ एक बंदा नॉमिनेटेड है और वो भी इनको धमकियाँ दे रहा है, और उसके जो भाई वगैरह इसमें मुलविस हो सकते हैं मुबैना तौर पे, जिन लोगों के एमा पे उसने ये वाक़या किया है वो भी धमकियाँ दे रहे हैं, और पुलिस इनका ना तो साथ दे रही है और ना ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए कोई कोशिश न कर रही है। सीनियर माहिर कानून सोहेल मुर्शद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर एक तो मुल्जिम की जानिब से जब फायरिंग की गई उसके बाद मुद्दइयों का कहना है कि उन्होंने अभी दरख्वास्त दी ही नहीं थी कि पुलिस ने अपने तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, और भी बहुत से उनकी ग्रीवियंसेस हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मुर्शद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अगर किसी के ऊपर कातलाना हमला होता है और वो अस्पताल में ज़ख्मी हालत में है तो मुकदमा दर्ज करने का वैसे तरीक़ाकार क्या है? जी, बेसिकली तरीक़ाकार तो ये कि कोई भी जब जुर्म सरज़द होता है तो पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी भी की मुद्दत में कोई भी पर्चा दर्ज कर सकती है उस जुर्म की बाबत। जो कानून कहता है वो ये कहता है कि लाजमी नहीं है कि मुद्दई जो है वहाँ पे आए, या जो कंप्लेनेंट है या जो असल में ज़ख्मी हुआ है उसका होना, बल्कि कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, एनीबॉडी कैन अप्रोच द पुलिस रिगार्डिंग द सेट क्राइम। इस केस के अंदर किला गुजर सिंह में फायरिंग होती है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आती है कि एक शख्स जो है वो फायरिंग कर रहा है जिससे 2 बंदे जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। बाद में पता चला कि दोनों जो हैं वो बहनोई की फायरिंग से ज़ख्मी हुई, यानी बहनोई ने बरादर निस्बती पर फायरिंग करके उसको ज़ख्मी किया है। वो कहते हैं कि हमने बहनोई जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा है और वो बंदे जिन्होंने जिसकी ईमा पे फायरिंग की है
और जिन्होंने उनकी मावनत की है वहाँ पहुँचने में और वहाँ से जाने पे, उन लोगों को नामालूम में और नामजद करना था, लेकिन पुलिस ने वो नामजद नहीं किया। तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये है कि एक दफ़ा जब FIR हो जाए, किसी जुर्म की एक FIR हो जाए, तो बाकी जो सारे मामलात हैं कि कौन शामिल था, किसने मदद की, किसकी ईमा पे हुआ, किसने उसकी पिस्टल में मदद की, कहाँ से गोलियां आई, ये सारा कुछ, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का काम है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी ये था कि अगर उनकी FIR दर्ज हो गई है, जिस तरह से 324 की FIR जो है 890/21 दर्ज है, तो इस FIR के बाद अब ये दरख्वास्त दें कि जी हमारे मुताबिक या CCTV की जो मुकम्मल फुटेज है उसके मुताबिक ये फला बंदा सबूतों के साथ दरख्वास्त दें और उन बंदों को नामजद करवा लें। और वो ज़िम्नी, इसको कहते हैं हम ज़िम्नियों में नामजद करवाना। इसको जब अंग्रेज़ी में आते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दें, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर उनको नामजद करवाएं। इसमें ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए इनको, अगर इन्होंने अपना मुकदमा मजबूत रखना है तो। सुहेल भाई, क्योंकि दोनों भाई जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, तो इनका जो रिश्तेदार है वो केस की पैरवी कर रहा है। इनका इल्ज़ाम है कि जो मुलजिम है जिसने फायरिंग की है वो कहता है कि पैरवी करने वाले को भी मैं ज़ख्मी कर दूंगा। इनके बकौल ये पुलिस के पास भी गए, DSP के पास भी गए, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास भी गए, वो बात नहीं सुनते। अगर किसी ने इस तरह के वाक़े में वाक़या पेश आ जाए और उसके बाद जो पैरवी केस कर रहा हो उसको धमकियां दी जा रही हो या उसको जान का खतरा हो, तो कौन प्रोटेक्ट करता है? पुलिस करती है या अदालत से कोई अहकाम वगैरह लेने पड़ते हैं? देखिए जी, एक वकूआ हो गया, उसकी एक FIR होगी, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। इनको लगता है कि अगर FIR दर्ज नहीं हुई ठीक, या उसमें पुलिस ने कोई लोग पोल छोड़ दिए हैं, तो ये उसको अपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इन्वेस्टिगेशन में ठीक करवाएंगे। हाँ, अगर कोई दूसरा बंदा मजीद कोई धमकियां दे रहा है, वो एक नया इंसिडेंट है, वो एक नया वकूआ है, उसकी बाबत ये दरख्वास्त है, उसके ऊपर नया मुकदमा होना चाहिए। अगर इसकी ज़िम्मन में इसी सीक्वेंस में कोई तीसरा वकूआ हो जाता है, कोई और बंदा ज़ख्मी हो जाता है, कोई एक नया वकूआ हो जाता है कोई और तारीख में, कोई और वक्त में, तो उनके पास लिबर्टी है कि उसकी दरख्वास्त है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं। अब ये कहना कि जनाब हम किसी से रब्ता नहीं कर रहे, पुलिस हमें ये कह रही है, ये सारी फर्जी स्टोरियाँ रिश्तेदारों के केसेस में अक्सर आती हैं। लेकिन इसकी हल क्या है? हल ये है कि इनको जो कोई प्रॉब्लम है या जो मुसीबत है या जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो उसके बाबत ये इनके पास हल है कि SSP इन्वेस्टिगेशन को दरख्वास्त गए। अगर तफ्तीशी ठीक नहीं काम कर रहा था, अगर तफ्तीशी ठीक काम कर रहा है और इनके बाकी ज़िम्मियों में नाम आ गए हैं, तो उसके मुताबिक उनको नामजद करवाएं। और इनके पास अगर सबूत हैं, जिस तरह के, क्योंकि आपने बताया रिश्तेदारी का मामला है, जाहिर बात है एक दूसरे को जानते होंगे। बिल्कुल, जब ये एक दूसरे को जानते हैं तो इनको पता भी होगा कि कौन कौन बंदा जो इसके पीछे है या जो कौन कौन सा बंदा कारसाज बना है। तो उनको एक रिटर्न दरख्वास्त के जरिए तफ्तीशी को रिसीव करवाएं, और अगर वो नहीं ऐड करता तो इनके पास तरीक़ाकार है, जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स इस्तेमाल कर लें, मजिस्ट्रियल की पावर्स इस्तेमाल करें, उनके पास जाएं, उनको अप्रोच करें कि जी ये तफ्तीशी हमारा कहना नहीं मान रहा, हमारा असल केस ये है, उसके मुताबिक तफ्तीश नहीं हो रही। सुहेल भाई, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर आप क्या समझते हैं इस तरह के केसेस जिसके अंदर रिश्तेदार ही रिश्तेदार की जान लेने की कोशिश करे या लड़ाई झगड़ा जो है, जिस तरह इसके अंदर बरादर निस्बती जो है उन्होंने ही अपने यानी उनको ज़ख्मी किया बहनोई की जानिब से, और उसने फिर उनकी बहन को घर भी भेज दिया कि या सुलह हो या फिर मैं नुकसान और पहुँचाऊँगा। ऐसे केसेस का वैसे अमूमी तौर पर क्या रिजल्ट निकलता है? अच्छा, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, और इनमें वजह ना, जिस तरह इसमें भी आखिर में एक लाइन लिखी हुई है FIR के अंदर कि जी नाजायज़ कब्ज़ा मेरी दुकान पे करना चाहते थे, तो पीछे से वो जायदाद ही निकलती है। वो जायदाद का जो है मामला, वो क्या होता है, वो यही होता है कि मोस्टली ये बात कत्लो गारत तक आती है, कत्लो गारत के बाद फिर होनी सुलह होती है, क्योंकि रिश्तेदारी है, कोई ना कोई ऐसा मामला आ जाता है जब, और बहुत सारे लोग इसमें नुकसान उठाने के बाद सुलह करते हैं। यहाँ तक तो बात आनी नहीं चाहिए थी। जायदाद का मामला तो जाहिर बात है सिविल कोर्ट में कोई ना कोई केस होगा इनका, कोई आपस में कोई लेन देन या वरासती डिस्प्यूट चल रहा होगा, तो इनको चाहिए था कि सब्र करते, बंटवारा उसके ज़रिए हो जाता या उनके ज़रिए जो जो हिस्सा बनता था वो आ जाता। ये बस बेसब्री का एक नतीजा है, और इस बेसब्री के ऊपर अब दोनों फैमिलियाँ भुगतेंगी। लास्टली जैसे आपने कब्जे की बात की कि उन्होंने एक लाइन लिखी है कि ये डिस्प्यूट, जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है वो कब्जा करने की, तो मुकदमे में मुद्दई कहते हैं कि उन्होंने जो कब्जे की दफात है पुलिस ने वो भी नहीं लगाई। वो भी कोई वैलिड प्ली है उनकी, या ये भी एक फर्जी सी बात है जब तफ्तीश चलेगी उसके अंदर हो सकता है? ये जो है ना, सारी डोमेन जो है FIR होने के बाद तफ्तीशी की है,
और ये तफ्तीशी से रब्ता करें, उसको सबूत दें कि ये काम भी हुआ है, कब्जा करने की कोशिश की है, तो ज़ाहिर बात है तफ्तीशी फिर पाबंद होगा कि वो कब्जा करने की कोशिश यानी 448/511 मजीद दफात ऐड करें, और इसके अलावा भी अगर कोई दफात हैं तो वो भी एक और सवाल मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आती है कि ये कब्जे की वजह से सारा कुछ हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, 324 तो होगी कि उसने जो जान से मारने के लिए कोशिश की, तो ये केस जो है ये कब्जे के गिर्द चलेगा कि कब्जे की वजह से वजह अनाथ बनी है, या ये दोनों चीज़ें सेपरेट पैरेलल चलती हैं? अच्छा, किसी भी जुर्म की वजह अनाथ कोई ना कोई ज़रूर होती है। कोई वैसे ही मुजरिम को, कोई मुल्ज़म वैसे ही किसी को तंग नहीं करेगा, उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। उस रीज़न को हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं कि ये मैलिस जो बदनीयत थी ना, वो ये वजह अनाथ थी। इन्होंने ऐसे ही आके एक्ट नहीं कर दिया, या फौरी सरजद नहीं होगा, या खता का एक्ट नहीं है। बिल्कुल, आपने कत्ले खता लफ्ज सुना होगा। कत्ले खता यानी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं था, मैं तो कोई और काम करने जा रहा था, रास्ते में ये आगे ये कत्ल हो गया। ये खता नहीं है, इट इज़ प्लान्ड। प्लान्ड क्या है जी? इसकी रीज़न ये है, एक्चुअल वकूए के पीछे रीज़न ये है, इनकी बदनीयती ये थी, इस वजह से इन्होंने ये काम किया है ताकि ये चीज़ ये हासिल कर लें, यानी ये दुकान हासिल कर लें। अब ये साबित इन्होंने करना है, सही, ये वाला, और मुल्ज़िम ने साबित करना है कि मेरा कोई इंटरेस्ट, और अगर साबित हो जाता है कि कब्जा था तो फिर केस उस तरह से चलेगा कब्जे की, या 324? नहीं, 324 को तो अब प्रोसिक्यूशन ने साबित कर देना मुल्ज़िमों पे, और कब्जा अगर साबित हो जाता है तो कब्जे वाला जो मामला है ये इन्होंने प्रोसिक्यूशन को इतना मटेरियल देना है कि ये वजह अनाथ बिल्कुल वैलिड है। तो सजा जो है वो मुल्जिम को दोनों ऑफेंस की मिल सकती है, जो ऑफेंस ऐड होगा, जिन सर्कमस्टांसेस पे होगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी की ईमा पे शामिल है, अगर 109 ऐड हो जाती है तो 109 वाले को भी तो सजा मिलनी है, तो 109 वाले को भी पुलिस तफ्तीश में लेके आएगी, उससे पूछेगी कि क्या क्या वजह थी, उसमें क्या मामला थे। अगर कोई नई स्टोरी सामने आ गई तो फिर उसके मुताबिक मामला चलेंगे। यानी जो जुर्म आज़ाद होता जाएगा उसके मुताबिक उनकी एविडेंस प्रोड्यूस करना भी उनका काम होगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर माहिर कानून सोहेल मुर्शिद साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि जिस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ेगी उस तरह चीज़ें बहुत सी क्लियर होती जाएंगी, और जो जुर्म भी इस वाक़े में साबित होता जाएगा उसकी सेक्शन जो है वो ऐड होती जाएगी, और जब अल्टीमेटली सज़ा का टाइम आएगा तो सज़ा उन दफ़ात के तहत मिलेगी जो प्रूव हो सकेंगी। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर अगर देखा जाए तो जायदाद का तनाज़ा है, और इसको हल करने के लिए ना सिर्फ हमारे पास अदालतें मौजूद हैं बल्कि जो एक फैमिली स्ट्रक्चर होता था वही आपस में मिल बैठ के इस मामला को हल कर लेता। लेकिन अब ऐसे वाक़यात रोनुमा होने शुरू हो गए हैं जिसके अंदर बात जो है वो कत्ल वगैरह भी चली जाती है। इस केस के अंदर भी जायदाद का तनाज़ा था और वो इतनी शिद्दत इख्तियार किया कि बहनोई ने अपने जो साले थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों साले जो हैं वो ज़ख्मी हो गए और बेड रिडन हैं। जबकि एक खातून यानी जो इस फायरिंग करने वाले मुलजिम की बीवी है उसको भी उसने गुस्से में अपने मेके भेज दिया, हालांकि उस खातून का इस सारे वाक़े से ना तो लेना देना था और ना ही वो कहीं पे इस वाक़े में कसूरवार है। ऐसे रवैये हमारे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह है कि हम मामूली सी बात में इतने तैश में आ जाते हैं कि किसी की भी जान लेने पर चले जाते हैं, और अदम बर्दाश्त की बढ़ने की बेसिक वजूहात क्या? ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात सैरिश नूर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सैरिश, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पहले अगर कोई फैमिली के अंदर इशू होता था तो हम लोग मिल बैठ के, रिश्तेदारी मिल बैठ के उस मामले को हल कर लेते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि मामलात जो हैं वो अदम बर्दाश्त की वजह से लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं। फायरिंग, जैसे इस वाक़े की बात करें, फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, या लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि उसके अंदर किसी न किसी को जख्मी कर दिया जाता है या जान ले ली जाती है। क्या वजूहत है इनकी? अच्छा, एक तो इसमें हम देखें अगर जैसे बेसिक वजूहात अगर देखी जाएँ तो एक तो इसमें इन्वॉल्व है फैमिली ही, मतलब बहनोई और साले हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं, इस रिश्ते के अलावा भी आपस में वो कज़न्स भी हैं,
और पहले जब देखें, आज से कोई 50 इयर्स बैक देखें हम, तो फैमिली सिस्टम जो है, फैमिली स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे और उनमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी और घर के बड़ों को एक मुकाम दिया जाता था। अगर कोई मसले ऐसे आते थे मियाँ बीवी में या फैमिली में, तो वही बड़े जो हैं इन्वॉल्व होकर मसलों को ठीक करते थे। एक तो ओवरऑल जो है हमारा सोसाइटी जो है, स्पेशली पाकिस्तानी और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, साउथ या बांग्लादेश वगैरह, ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। यहाँ पे ये माना जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और वाइफ का अपने हस्बैंड के घर रहना, जिसे हम कहते हैं कि बेटी बसानी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को हम लोग तैयार होते हैं, क्योंकि एक बड़ों ने माइंडसेट बनाया हुआ है हमेशा से। ये माइंडसेट होना बहुत अच्छी बात है और पहले बेटियां बसने के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन हस्बैंड भी उसी लेवल का उनको रिस्पेक्ट देते थे, उसकी की केयर देते थे और माएँ सिखाती थी कि ये इज़्ज़त है और उसको इज़्ज़त देनी है, उसका ख्याल रखना है। आजकल ये है कि वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती। एक तो माएँ भी जब आती हैं, बहू आती है, तो उसको एक्सेप्टेंस देने की बजाय एकदम से रोल बदल जाता है और उसको सिखाया जाता है बेटों को दैट यू आर डोमिनेंट, आप डोमिनेंट हैं, आपने ज़रा उस पर रोब रखना है और जो है तुम्हारी जो सारी नीड्स हैं वो पूरी करने की ज़िम्मेदार भी जो है ये जो तुम्हारी वाइफ है ये है। बहुत सोसाइटीज़ में ऐसे भी हो रहा है कि पूरा घर का खर्चा जो है बेटी का और उसके ससुराल का बेटे वाले उठा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि बेटी वो घर में बस जाए। और ऐसा क्यों है? इस केस में भी ऐसा हुआ कि जो हैं भाइयों ने अपनी दामाद को या अपने बहनोई को जगह भी दी, सेटल करने की कोशिश भी की और पहले वो हर तरह से ट्राई करते रहे ताकि जो है वो खुश हो जाए और उनकी बेटी उस घर में बसी रहे। लेकिन जो है फाइनली नौबत इस हद तक पहुंची, वो मामला सेटल नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उन्होंने जो है ख़ुद से जो है बर्दाश्त करना, मिल बैठ के डिस्कशंस करना, उस लेवल की जो टॉलरेंस चाहिए होती है, जो पेशेंस चाहिए होता है, वो पेशेंस ही मौजूद नहीं है। वी वांट रैपिड रिजल्ट्स। हम चाहते हैं कि फ़ौरन जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, वो फ़ौरन पूरी हों। इसमें एक तरह रोल ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो मीडिया का बहुत यूज़ है कि हम इंटरनेट पे फ़ौरन रिजल्ट सर्च कर लेते हैं, या इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है कि फ़ौरन हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से अब हम चाहते हैं कि कुछ भी हम करें सिर्फ एक बटन प्रेस करें और रिजल्ट सामने आ जाए। ये भी बताइए, जैसे उसने अपनी बीवी को तो उसके मेके भेज दिया कि लड़ाई उसकी सालों के साथ हुई, उनको ज़ख्मी भी कर दिया फायरिंग करके और फिर बाद में बीवी को भेज भी दिया। इन्होंने जो जख्मी हुए उन्होंने खुद भी बताया कि वो पहले से ही ऐसा है, वो फायरिंग वगैरह करता था, लड़ाई झगड़े करता था और उसको उसके साथ बहन की शादी इसीलिए की थी कि वो शायद ठीक हो जाए। क्या आप समझती हैं कि एक बंदा अगर नफसियाती तौर पे इस तरह का है कि वो झगड़ा करने वाला है, तशद्दुद पसंद है, तो उसकी अगर शादी कर ली वो ठीक हो जाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, जिसमें माना जाता है कि अगर लड़का नशा करता है, लड़का किसी बुराई में इन्वॉल्व है, मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उसकी शादी कर दी जाए तो वो ठीक है। ऐसा समझा क्यों जाता है? समझा इसलिए जाता है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, शायद उसका घर आ जाएगा, उसके बच्चे आ जाएंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ केसेस में जो है वो ऐसा हो भी जाता है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई आपको मेंटल हेल्थ इशू हो, कोई आपको जो है पर्सनालिटी प्रॉब्लम हो, जो मेजर इशू हो, वो ठीक हो जाए। अगर आपको डिप्रेशन है, हल्की फुल्की सैडनेस है, आप लो फील करते हैं, तो एक पार्टनर आपकी लाइफ में अगर ऐड हो जाए तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल नहीं है और मैं बारहा मना करूँगी इस काम से कि अगर आपका बेटा मेंटली फिट नहीं है, अगर उसमें टॉलरेंस नहीं है, वो रिश्तों की कदर करना नहीं जानता, तो ये सोल्यूशन नहीं है कि आप उसकी शादी कर दें। पहले उसको सेटल करें, एक तो फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी उसको सेटल करें। सेटल करने के बाद शादी करें, क्योंकि शादी इटसेल्फ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद से एक जिम्मेदारी है। उसके लिए आपका मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। हम ये क्यों समझते हैं कि शादी की जाएगी तो आने वाली ही सब कुछ स्टेबल खुद ही कर देगी, मेंटली भी स्टेबल कर देगी, फाइनेंशियली भी स्टेबल कर देगी और उसकी हेल्थ का ख्याल भी वो खुद ही रख लेगी। किसी की जान लेना बड़ा मुश्किल काम है। यानी हम अगर आम रोज़मर्रा में देखते हैं कि अगर फैमिली, घर वाले किसी परिंदे या किसी बिल्ली वगैरह को मार देते हैं तो हमें बड़ा गिल्ट होता है कि यार इसको मार दिया। आज जो यूजुअली देखने में आ रहा है कि लोग इतने गुस्से में आते हैं कि किसी की इंसान की जान ले लेते हैं। उसकी कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है, सोसाइटल बिहेवियर्स ऐसे हो गए हैं, या माशरती प्रेशर इतना है
जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसकी वजह से हो रहा है, इसकी देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ओवरऑल ही हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस लेवल, पेशेंस लेवल, वेट करना जो है वो कम हो चुका है। एक तो उसकी अगर इस बंदे की पर्टिकुलर बात करें, जैसे शादी से पहले भी वो करता था, शादी के बाद भी कर रहा है, बीवी को भी उसने भेज दिया, बच्चों का अगर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हम देखते आ रहे हैं तो नज़र तो यही आता है कि वो सफ़र कर रहा था किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, क्योंकि नॉर्मल इंसान हर वक्त हर बात पे गुस्सा नहीं करता। वो उसमें ताकत होती है कि वो सुन सके, सब्र कर सके, बात को समझ सके, मसलों के हल निकाल सके। हम ये चीज़ें सिखाते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कि अपने मसलों को कैसे हल करना है, आपको स्ट्रेस है तो आपने कैसे मैनेज करनी है। तो अगर वो इंसान ऐसे नहीं कर पा रहा था, और आप पहले भी देखते आ रहे हैं, ये बहुत देर बाद आया है, अगर आपने देखा कि उसने फायरिंग की है और तो उसके बावजूद अभी वो धमकियां भी देता है, और उसके तो इस केस में सिर्फ वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कब से देखते आ रहे थे उसको, उसकी फैमिली वाले या जिन्होंने इवन उसके जो है साले हैं जिन्होंने बेटी बहन को वहाँ भेज दिया, जो इतने अच्छे से देखते आ रहे थे उन चीज़ों को, उनको चाहिए था कि पहले वो चीज़ों को सेटल डाउन करते, उस पर ध्यान देते, उनको कवर करते, उसके बाद ऐसे करते। तो वो खुद तो रिस्पॉन्सिबल इसका है, बट एज अ सोसाइटी हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ हद तक। बिल्कुल, हम सिर्फ इस तरह नहीं कह सकते। इसका हल जो है, जिस तरह ये मल्टीपल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, इसी तरह इसका हल भी जो है हमने देखना है कि मेजर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। एक तो ये कि मेंटल हेल्थ को ओवरऑल इम्पोर्टेंस दी जाए, और शादी जो है, एक तो ये कि इसको हल समझना बंद कर दिया जाए कि शादी कर देना हल है, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ये हल नहीं है। आप पहले मेंटली स्टेबल हों, आप देखें कि मसले कहाँ पे हैं, फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हों, एक बेटा कम्प्लीटली स्टेबल है, उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, फिर उसकी शादी करें। फिर दूसरा ये कि एज हमें ओवरऑल टॉलरेंस सीखने की ज़रूरत है, हम थोड़ा सा सब्र करना सीखें, इंतज़ार करना सीखें, और मामलात को बैठ के डिस्कस करके हल करना सीखें, और फैमिली बॉन्डिंग जो वीक हो चुकी है उसको स्ट्रॉन्ग करके बहुत सारे मसलों से हम बाहर निकल सकते हैं। अक्सर जो मसले पैदा हो रहे हैं, सोशल इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, वो फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सैरिश नूर हमारे साथ मौजूद थी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। चीज़ों को मिल बैठ कर हल अगर किया जाए तो इस किस्म के वाक़यात की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी कि मुलजिम जो है वो एक अरसे से उनको ज़हनी तौर पर अजियत दे रहा था, जायदाद का तकाजा करता था, जो कि इंतहाई यानी उसका हिस्सा बनता ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी उनकी बहन को प्रेशराइज़ करता था कि जायदाद का तकाजा करो और हम मुझे कुछ ना कुछ हिस्सा लेके दो। और बिल आखिर वो इस इंतहाई इक़दाम तक पहुंचा कि उसने फायरिंग करके 2 अपने सालों को ज़ख्मी कर दिया। मौजाना तौर पे दोनों बच गए हैं, एक ही टांग पे 7 गोलियां लगी हैं, एक ही टांग पे 3 गोलियां लगी हैं। और पुलिस की बेहिसी भी आपने देखी कि पुलिस भी अब तक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए या उसके जो साथी मुमकिन तौर पर वहाँ पर मौजूद थे उनको गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं करी। जबकि हमारे कानून का कहना है कि अगर तफ्तीश अच्छे तरीके से की जाए तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम भी की जा सकती है और ऐसे मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।